हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एसएससी से फाइट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम अभी प्रेजेंट में जैसे वीडियो डाल रहे थे, हम उससे अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे, जहां पर आपको अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे और आप इन क्वेश्चंस पे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। जहां पर आप देखिए, आपको ट्राई करना है कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करनी है कॉमेंट सेक्शन में, या अपने मन में ही आपको ट्राई करना है कि उस क्वेश्चन का आपका जवाब सही है या नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा। सो फर्स्टली आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्द से जल्द, देन आपको उसका आंसर देने की कोशिश करनी है कमेंट सेक्शन में। ट्राई करिए कि बेहतर तरीके से आप अपना एनालिसिस कर पाएँ, उसके बारे में सोच पाएँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग, मध्य पाषाण काल। तो आपको इन जो 4 पॉइंट हैं, इनके बारे में अलग-अलग तरीके से सोचने हैं कि पाषाण युग का क्या काल था, लोह युग क्या काल है, कांस्य युग क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, इनके बारे में सोचना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक्स जो चीज़ें हैं, है ना? कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या टाइमलाइन था, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और ये आपको क्या करना है, सारे के सारे अलग-अलग क्वेश्चन्स में यही चीज़ अपनानी है। तो स पहला प्रारंभ करते हैं हम क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सोच लीजिए आप आंसर इसका क्या है? पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग, मध्य पाषाण काल। तो इसका जो आंसर है वो है क्या? कांस्य युग। कांस्य युग है इसका सही आंसर होगा। अब इसको आपको जवाब देने की ट्राई करना है कि जैसे कांस्य युग तो हमने बता दिया है, तो कांस्य युग क्यों कहा गया है इसको? तो बेसिकली क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले तांबे का युग था, ठीक है? तांबे का युग था। जब यहाँ पर इसकी खोज हो जाती है तो इसके बाद क्या, इसको पिघला के कांस्य का निर्माण किया गया था। तो इसको कांस्य की सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा मतलब कांसा ही होता है ना? तो ताम्र पाषाण युग के बाद ही कांस्य का युग आया था। काशी का युग आया था, जो कि इसका टाइमलाइन है सिंधु घाटी सभ्यता का 2700 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक टाइमलाइन है। आपको कुछ चीज़ें और याद करनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। तो आपको मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिंध डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा, यहाँ से आपको कुछ अन्य नगार के साक्ष्य मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो से कृष्णा नगार के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से इसके अलावा आपको राखीगढ़ी, बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यहाँ इसके अलावा एक और प्रमुख स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें जल के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे तालाब के साक्ष्य मिलते हुए हैं, जल भंडारण के साक्ष्य मिलते हुए हैं, धौलावीरा। तो इस ये प्रमुख स्थल हैं, इसके अलावा और भी प्रमुख स्थल हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से किसी दिन बात करेंगे, जब हमारे टॉपिक वाइज़ चीज़ें होने लगेंगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन-सी है? सांभर झील, चिल्का झील, डीडवाना झील, पंचपदा झील। अब यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, उन्होंने पढ़ लिया होगा कि खारे पानी की झील कौन-सी है? तो खारे पानी की झील तो आपको बतानी है कि खारे पानी की झील, चलो सांभर झील है। बट यहाँ पर इसने पूछा है तटीय खारे पानी की झील कौन-सी है? कौन-सी तटीय खारे पानी की झील कौन-सी है? तो ये तटीय खारे पानी की झील जो है वो है चिल्का। अब चिल्का जो है कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ती है। तो चिल्का झील इसका सही आंसर होगा। वही जो सांभर झील है, डीडवाना झील है और पंचपदा झील है, ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? आपको राजस्थान में मिलती हैं। कहाँ पर? ये सारी झील मिलती हैं आपको राजस्थान में। अब उड़ीसा में ये झील मिलती है, तो जैसे आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे, तो यहाँ पर ये चिल्का झील है और बाकी जो झील हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं। यहाँ पर अरावली रेंज जाती है, यहाँ पर आपका यहाँ पर मेवाड़ का पठार है, यहाँ आपका मालवा का पठार है और यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का पठार है। और यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, आई थिंक विंध्याचल रेंज है यहाँ पर। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी बहती है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ से आपका जो ये है, यहाँ से ताप्ती नदी बहती है। अब ताप्ती नदी के बारे में थोड़ी-सा आगे जानने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पर आपका ढक्कन का पठार है, यहाँ पर आपका ढक्कन का पठार है, यहाँ पर आपका कर्नाटक का पठार और मेवाड़ का मैसूर का पठार है, बेंगलुरु का पठार है यहाँ पर। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ रेंज है जो पूर्वी भारत की रेंज है, यहाँ पर है। यहाँ पर आपका नीलगिरी पर्वत भी है। अन्नामुडाई जो चोटी है वो यहाँ पर पड़ती है, जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है? अनाईमुडी। ये प्रमुख थे यहाँ के। बाकी और भी अगर हम जब ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ेंगे तब उसमें बताएँगे आपको। तो भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में कौन-सा राज्य को जाना जाता है? स्पाइस गार्डन। स्पाइस गार्डन का मतलब क्या होगा? स्पाइस मतलब क्या होता है? तीखा। और तीखा किस चीज़ को आपको बता रहा है? तीखा मतलब केरल। तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल इसका सही आंसर होगा। अब जो केरल है यहाँ पर इसको स्पाइस गार्डन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ से है ना, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, जायफल हो गया, लौंग हो गया और दालचीनी हो गया। ये जो ऐसे प्रमुख मसाले हैं,
इन मसालों का निर्यात होता है यहाँ से और इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में देखो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर डेजर्ट मिलेगा, यानी कि रेगिस्तान मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर एक बांगर जो भूमि है, बांगर भूमि मिलती है। बांगर भूमि कौन होती है? पुरानी पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ होती है। वहीं कर्नाटक में हमें पेरियार नदी मिलती है यहाँ पर। महाराष्ट्र में हम देखें कोयना नदी मिलती है। यहाँ से ही नागपुर के पठार से हमें गोदावरी नदी है जो उसका यहाँ पर उद्गार हुआ था। ठीक है? ये प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ पर। वहीं 4th नंबर है जो क्वेश्चन है हमारा, ओज़ोन परत का अधिकतम क्षरण किस स्थान पर देखा जाता है? तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, कई लोग सोचते हैं कि नहीं भूमध्य रेखा पर या महासागर में तो हो ही नहीं सकता है, वहीं कटिबंधीय क्षेत्र में भी नहीं हो सकता है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है इसका आंसर। अब ध्रुवीय क्षेत्र क्यों है? तो मैं आपको इस चीज़ का एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ध्रुवीय क्षेत्र ही क्यों है। देखो जैसे यहाँ पर आप अब अगर आप देखोगे ये आपका वो हो गया और यहाँ पर ये आपका भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री पे ध्रुवीय क्षेत्र है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये है यूरोप का मान लो मैप है ये और यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से हवाएँ चलती हैं। अब जब आप हवाओं का पैटर्न देखोगे, तो हवाओं का पैटर्न यहाँ से देखोगे ऐसे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है, इसकी वजह से जो हवाएँ हैं, वो समताप मंडल में पहुँचती हैं। अब इन ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक है वो हम आगे से पढ़ेंगे बाद में। तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की वजह से जो हवाएँ हैं, यहाँ से हवाएँ उठी और आप आसमान में गईं और फिर ऐसे आईं, फिर ऐसे हुईं और ऐसे हुईं ऐसे जा रही हैं। तो ये जाके कहाँ पर ध्रुव पर पहुँचती हैं। तो ध्रुव पर जब पहुँचती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ओज़ोन परत जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर तो होता नहीं है और वहाँ समताप जो देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको फैक्ट समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक क्षोभमंडल की ऊँचाई होगी। वहीं क्षोभमंडल पे से यहाँ पर जो टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पर जो है क्षोभमंडल की ऊँचाई कम होती है। जब ऊँचाई कम होती है, तो यहाँ पर ऊँचाई कम होने की वजह से आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएगी जो ओज़ोन के लिए क्षरण के लिए कारण है, जैसे सीएफसी है, तो यहाँ पर आसानी से पहुँच जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका ज़्यादा क्षरण होता है और ज़्यादा क्षरण होता है और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, ऊँचाई भी कम है और वहीं पे देखो जो ये परत है, ये मोटी हो जाती है, वहीं पे पतली हो जाती है परत। तो इस वजह से इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ओज़ोन परत पर। ये हमारा इसका मेन फैक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो है क्या? ध्रुवीय क्षेत्र। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? अब कई बार यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि 1990 में, नहीं, 1990 में नहीं, 1960 में हुई थी। 1990 में तो यहाँ पर एलपीजी आई थी, है ना? एलपीजी मतलब गैस नहीं है ये, है ना? लिबरलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन और जो क्या बोलते हैं इसको, चलो जो भी है, ग्लोबलाइज़ेशन बोलते हैं इसको, मैं भूल गया था। तो ग्लोबलाइज़ेशन बोलते हैं इसको, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी जो 1960 में हुई थी। अब हरित क्रांति का मतलब ये है, कि यहाँ पर जो हरित क्रांति की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि हाई यील्ड बीज थे, हाई यील्ड जो वैरायटी के बीज थे, उनको इम्पोर्ट किया गया था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करना स्टार्ट किया हुआ था, आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया था। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, टका किस देश की मुद्रा है? अब आपको यहाँ पर कई सारा हो सकता है, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। यहाँ पर अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर मलेशिया नहीं है बल्कि बांग्लादेश है। मलेशिया में जो है यहाँ पर क्या मिलती है? रिंगित, रिंगित मुद्रा मिलती है। वहीं बांग्लादेश में हमें टका अभी मैंने बताया हुआ है। इंडोनेशिया में हमें रुपया मिलती है, या रुपया। वहीं श्रीलंका में जो है तो यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। और भारत की कौन-सी मुद्रा है? तो रुपया है। क्या है? भारत की मुद्रा रुपया। चीन की क्या है? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चीन की मुद्रा कौन-सी है। चौरी-चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922, 1919, 1926, 1947। अगर ये नहीं बता पाए ना आपको, तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो इसका कमेंट में आपको बताना है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देना है पूरा इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है 4 फरवरी 1922। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक थाने में ना आग लगा दी गई थी भीड़ के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा। जब क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या असहयोग आंदोलन चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन जब पीक पर था, बहुत इसका विद्रोह हो रहा था, अंग्रेज़ों के लिए बहुत विद्रोह हो रहे थे, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें चल रही थी। चोरा-चोरी जो गोरखपुर में है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक भीड़ है, भीड़ में पुलिस वालों ने पहले गोलियाँ चलाई, तो आफ्टर दैट उग्र भीड़ ने क्या हुआ कि जाके पहुँचा और थाने पे आग लगा दी, जहाँ पर 22 पुलिस वाले मारे गए। तो फिर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है, उसको वापस कर लिया हुआ था, वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया है, किसने लिखी हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय पर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़ होता है कि ये जो मौर्य है, ये मौर्य साम्राज्य कब आया था? 323। इसने स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की हुई थी इसकी और किसकी सहायता से? चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से की हुई थी। जो फाहियान है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था।
अब याद रखो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, एक गुप्त वंश का शासक है। अब ऐसा ना हो आपको कि आपको लगने लगे कि ये भी तो मौर्य वंश का शासक है, नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य पहले आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में आया था। हैंन-सांग जो है वो किसके समय आया था? हैंन-सांग आया था हर्षवर्धन के समय पर, हर्षवर्धन। फाहियान जो है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि फो योग की नाम से ग्रंथ है इसका, वहाँ पर, और इसके अलावा जो हर्षवर्धन का वो सी यू की नाम से ग्रंथ है, सी यू की नाम से ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली पूर्ण जनगणना, तो पूर्ण जनगणना है जो वो 1882 में 1882 में नहीं, 1881 में आयोजित की गई थी। मैं गलत बता रहा था, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। वहीं जो 1872 में जनगणना की गई थी, 1872 में जनगणना की गई थी, मतलब पहली बार जनगणना हुई थी। देखो ये जो यहाँ पे आधिकारिक गणना है, सो पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। अब आपको क्या है, कमेंट में लॉर्ड रिपन के संबंध में कोई फैक्ट बताने हैं, जैसे इसका एक बहुत फेमस चीज़ है वो आपको बतानी है। इसी प्रकार से लॉर्ड मेयो के रूप में क्या सबसे फेमस है, वो आप चाहे गूगल पे सर्च करके बताओ, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया हुआ था? इतना सरल क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंच, अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, चौथी है कि पाँचवीं की छठी, इन तीनों स्पेशली पाँचवीं छठवीं में कन्फ्यूजन होता है, तो कोई कन्फ्यूजन की वाली बात ही नहीं है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका टाइमलाइन याद कर लो आप। तो टाइमलाइन क्या है, जो 1974 से 1976, या आपको याद रखना चाहिए, यही इंदिरा गांधी जी का टाइमलाइन था। इसका इंदिरा गांधी जी का टाइमलाइन था। जब इंदिरा गांधी जी का यही टाइमलाइन था, तो इंदिरा गांधी जी ने गांधी हटाओ का नारा, सॉरी गांधी नहीं, गरीबी हटाओ का नारा दिया हुआ था। मैं क्या बोल रहा होता हूँ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया हुआ था। वहीं जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, तो इसका टाइमलाइन था 1969 से लेकर 1974 तक। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय जो योजना है, तो इसका जो टाइमलाइन था वो था 1980 से लेकर 1985, और सातवीं पंचवर्षीय जो योजना है, उसका टाइमलाइन था 1985 से लेकर 1990 तक। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है कि योजना आयोग जो थी, वो योजना आयोग ही इसको बनाता था, इनका निर्धारण इनके लिए योजनाएँ बनाता था कि किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना चलेंगी। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और कब किया गया है? सो आपको सन बताना है कमेंट में, और नाम बताना है आपको कि क्या नाम बदलकर किया गया है। सो नया नाम क्या बताना है आपको योजना आयोग का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। अब इसमें से आपको आंसर देना है, तो इसका जो आंसर है वो है क्या? फ्रांस। फ्रांस से लिया गया हुआ था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो है। कनाडा से क्या पर क्या लिया गया था? यहाँ पर से लिया गया था मजबूत केंद्र, मजबूत केंद्र के साथ संघ। इसके अलावा यहाँ से लिया गया था अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास निहित होंगी? केंद्र के पास। ये जो केंद्र के पास निहित, केंद्र के पास होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ की गई थी कि जो केंद्र है, केंद्र क्या है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा के संविधान से ही लिया गया था, राज्यपाल की नियुक्ति। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें ली गई थी, जैसे यहाँ से ली गई थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार की स्वतंत्रता। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कि जो संसद की संयुक्त बैठक है, संसद की संयुक्त बैठक एक कहाँ से ली गई थी? संयुक्त बैठक। तो ये वाली जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई थी। स्पेन से क्या लिया गया था? देखो स्पेन से डायरेक्टली तो कुछ नहीं लिया गया, लेकिन जो कहा जाता है, जो नीति निषेध तत्व हैं, वो स्पेन के संविधान से लिए गए थे। तो क्या है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो जो नीति निषेध तत्व हैं, वो लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से, लेकिन उसके आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिए हुए थे? स्पेन से लिए हुए थे। तो एक दूसरे का ही इन्होंने लिया हुआ था ये चीज़ें, वहाँ से अपने संविधान में जुड़ी गई थी, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत-पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और भूटान। सो इसका जो आंसर है वो है भारत और चीन। भारत और चीन में जो ये वाली रेखा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो ये वाली जो यहाँ से, अभी मैं इसका मैप बना देता हूँ थोड़ी-सा छोटा-सा। ये मैप है आपका। तो ये वाली जो रेखा है यहाँ पर, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूती है, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। वहीं जो भारत-पाकिस्तान की जो है, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा थी। रेड क्लिफ यहाँ पर से जो है, यहाँ पर जो रेखा है, उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। यहाँ पर, ये रेड क्लिफ रेखा है।
यहाँ पर जो ये है इनका नाम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप बता दीजिए। बाकी अगर आपको इसकी सीमा बताइए कि भारत और पाकिस्तान से कितने किलोमीटर, भारत चीन से कितने किलोमीटर है और भारत नेपाल और भारत भूटान से कितने किलोमीटर जुड़ती है, ये आप कमेंट में बताएँ। और सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक राज्य किससे कनेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में आप कमेंट में थोड़ी-सा बताइए। ये लंबा है लेकिन बट हाँ, सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फ़िल्म ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है आरआरआर, ट्रिपल आरआर। देखो मुझे इन सब के बारे में पता नहीं ज़्यादा। कांतारा मैंने देखी हुई थी, बहुत अच्छी मूवी है, आप भी देखना। राम सेतु मैंने देखी नहीं, दृश्यम 2 देखी थी। आरआर भी मैंने देखी हुई है। तो ये 3 मूवी तो मैंने देखी हुई थी, तो बहुत अच्छी मूवी है। आरआर देखना, इसका जो गाना है नाटू नाटू, नाटू नाटू, जो कि ऑस्कर 2023 में है, इसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी से अवार्ड किया गया हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 है जो, आकाश का नीला रंग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका कारण है फिल्टरिंग, क्योंकि ये इसकी वजह से फैल जाता है कलर, है ना? जो 7 रंग है उसमें से जो रेड है वो सर्वाधिक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है बहलोल लोदी। अलाउद्दीन लोदी कोई नहीं था, ये इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम। इसमें से जो बहलोल लोदी, इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1451 में की हुई थी, 1451 में की हुई थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और इसका जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इसका राजत्व का सिद्धांत, जो अफ़गानों की उस पे बेस्ड था। राजत्व का सिद्धांत, जो अफ़गानों के सिद्धांत पर बेस्ड था कि सर्वप्रथम जो यहाँ पे समानों में प्रथम, मतलब सभी समान हैं, सभी व्यक्ति हैं, जो सभी राजकीय अधिकारी हैं वो सभी समान हैं, बट उसमें से प्रमुख ये है। जैसे हमारा मंत्रिपरिषद में चलता है कि समान में प्रथम है, मतलब जो जैसे मंत्रिपरिषद है सारे सांसद समान हैं, बट एक प्रधानमंत्री हैं जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो समानों में प्रथम है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, माजुली जो एक नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। गोदावरी है जो वो दक्षिण की गंगा बोलते हैं यहाँ पर। नर्मदा और तापी, नर्मदा जो है वो आप यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तापी जो है वो बैतूल के पठार से निकलती है। यही इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो यहाँ पर जो निर्दिष्ट किए गए हैं वो 11 अधिकार निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो टोटल 10 जोड़े गए थे। बाद में एक और जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और यहाँ पर फिर एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कौन आया हुआ था? मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, टेक्सियन, ह्वेनसांग। ये तो पहले ही बता दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे मेगास्थनीज आया हुआ था, और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्विंटन डी डॉक, सचिन रविंद्र। आजकल तो ये वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं स्पोर्ट्स वाले, तो ये विराट कोहली है इसका आंसर। तो विराट कोहली ने जो है 2023 के जो आईसीसी विश्व कप में है, टोटल जो है सबसे अधिक रन बनाए थे, 765 रन बनाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा। इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका ये प्रमुख है। और सो इस वजह से क्या है कि ये मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा है जो ये हृदय की गति है, जो रक्तचाप है, इसके अलावा श्वसन है, इन सबको नियंत्रित करता है। सो हमारे सारे क्वेश्चन एंड होते हैं यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस। आपने अगर इनका सही जवाब दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमने इतने प्रश्नों का सही जवाब दिया हुआ है। सो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। और आपका इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाकर इसको फॉलो कर लीजिए, जो सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।